आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ डीएनएस वर्क्स और उसके सिस्टम में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फाइल्स पे। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, नोट्स। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर ही हम लोग जो है नोट्स लिखेंगे। मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर भी कर दूँगा, मे बी इन डिस्क्रिप्शन। शुरू करते हैं। बेसिकली डीएनएस क्या काम करता है? ठीक है, ये क्या करता है कि होस्ट नेम टू आईपी या अदर होस्ट नेम इसको कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, जैसे कि google.com है तो उसको जो भी उसका आईपी होगा, ठीक है, उस तरह से उसको वो रिज़ॉल्व कर देगा। या अगर ये किसी और डोमेन के साथ में अगर रिज़ॉल्व हो रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल www.google.com जो है वो एक्चुअली www.3.google.com पे चल रहा है, तो वो उसको उस वाले डीएनएस के ऊपर रिज़ॉल्व कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, ये सिर्फ एक क्वेरी होती है, इससे कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है। क्वेरी होती है, इसका क्या मतलब है? हमारा जो सिस्टम है इसमें हम लोग डीएनएस की कुछ एंट्रीज करके रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखो etc resolve.conf, ठीक है, सो नॉर्मली लिनक्स बेस्ड जो सिस्टम है उसमें etc resolve.conf में हमारा जो डीएनएस होता है उसकी एंट्री होती है। इसका मतलब क्या है? जब भी मेरे सिस्टम को google.com के आईपी की ज़रूरत होगी तो वो ये किसको पूछने वाला है, वो इस वाले सर्वर को पूछेगा, 192.168.1.1। आपके इसमें ये चेंज हो सकता है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आप ipconfig/all करेंगे तो आपको उसमें डीएनएस की भी एंट्रीज मिलेंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये सर्वर्स होते हैं कुछ, तो ये जो है इनके पास इनके रिकॉर्ड्स होते हैं, और ये रिकॉर्ड्स जो है वो हमें जब भी हम क्वेरी करते हैं हमें उसमें से रिस्पॉन्स मिलता है। तो एंड टू एंड ये कैसे काम करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं google.com लिखूँगा मेरे सिस्टम में, ठीक है, www.google.com, तो इसमें ये जो www है ये बेसिकली होस्ट नेम है। ठीक है, इसको हम कहते हैं www जो है इसे हम कहते हैं होस्ट नेम। ठीक है, और जो google.com है इसको हम कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है, बेसिकली कंबाइन इन दोनों को हम बोलते हैं FQDN। ठीक है, इसे हम बोलेंगे FQDN। यहाँ पे एरो करके मैं लिख देता है FQDN। ठीक है, इसको हम कहते हैं फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, FQDN का मतलब है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। बेसिकली ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ FQDN। बेसिकली होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम, इट्स कॉल्ड एज FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो जब हम इस तरह की एंट्री करते हैं, एंट्री मतलब जब हम हमारा जो गूगल क्रोम है या सफारी है या फायरफॉक्स है उसमें जब हम google.com को सर्च करते हैं, पहले तो ये चेक करता है कि etc होस्ट में इसकी एंट्री है क्या। इस फाइल में क्या होता है वो भी देखते हैं। इस फाइल में होता है etc होस्ट। ठीक है, बेसिकली इसमें ये हमारा इंटरनल एक डेटाबेस है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा भी है होस्ट डेटाबेस। बेसिकली जब कोई डीएनएस अवेलेबल नहीं होता है और फिर भी आपको इंटरनेट एक्सेस करना है मैन्युअली, ओके, हालांकि 99% चांसेस है कि डीएनएस होता ही है, बट अगर नहीं है, ठीक है, और आपको कुछ तो टेम्प्ररी अरेंजमेंट करना है तो आप यहाँ पे आप एंट्री कर दो। ठीक है, इस फाइल में जब आप एंट्री कर दोगे तो उसका जो है आईपी हमें यही से मिल जाएगा, डीएनएस के पास वो नहीं जाएगा। जैसे लोकल होस्ट है, तो जब मैं लोकल होस्ट को जब मैं पिंग करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये 127.0.0.1 से मुझे रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने उसकी एंट्री करी हुई है। ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, बट अगर मुझे चाहिए कि मुझे भी एंट्री करनी है तो यू कैन डू इट हियर।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे एंट्री नहीं है, जैसे गूगल की यहाँ एंट्री नहीं है, ठीक है, ये वाली जो फाइल है इसमें गूगल की एंट्री नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो ये अपने कैशे में चेक करेगा, ठीक है। कैशे में ये क्या चेक करेगा कि इससे पहले किसी ने google.com एक्सेस किया है क्या, ठीक है। अगर वो किया है तो वो इसके कैशे में होगा, ठीक है, वो इन मेमोरी कैश्ड होता है, ठीक है। अगर वहाँ से अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो सही है, सो इसे हम कहते हैं कैश्ड। वहाँ से अगर उसको डिटेल मिल जाती है तो सही है, अदरवाइज़ वो हमारे डीएनएस की तरफ जाता है। सो डीएनएस, बेसिकली डीएनएस कौन सा है, जो मैंने आपको पहले जो दिखाया ये वाला। सो मेरे केस में ये इस डीएनएस को क्वेरी फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। बेसिकली ये उसको पूछेगा कि यार मेरे ईटीसी होस्ट में ये इसकी एंट्री नहीं है, कैश्ड भी नहीं है, अगर आपको ये पता है तो बताओ, ठीक है। तो डीएनएस फिर क्या करता है, आगे ये किसी और डीएनएस की तरफ पॉइंट कर देता है, इसे हम कहते हैं फॉरवर्डिंग, ठीक है, इसे हम कहते हैं फॉरवर्डिंग। तो ऐसे करके जब हम डीएनएस फॉरवर्ड करते हैं, किसी न किसी डीएनएस के पास google.com की एंट्री हमें मिलती है, और ये जो है हमारे सिस्टम को वापस दे देता है, ठीक है। जो भी उसको आईपी मिलेगा आगे वो हमें वो वापस दे देगा। और फिर हमारा सिस्टम क्या करता है, एक टीसीपी कनेक्शन बनाता है, ठीक है। ये टीसीपी कनेक्शन किसको बनाएगा, जो आईपी हमें मिला था गूगल से, ठीक है, उसके ऊपर ये एक टीसीपी कनेक्शन बनाएगा, और फिर हमें जो है वेब पेज दिखेगा, जो गूगल का हमें जीयूआई दिखता है वो हमें यहाँ पे दिखेगा। सो बेसिकली ये जो फ़्लो है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे google.com की अगर हम क्वेरी करते हैं तो वो पहले ईटीसी होस्ट में देखता है, फिर वो कैस्ट में देखता है, फिर वो डीएनएस के पास जाता है। तो डीएनएस की एंट्री कहाँ होती है, जो मैंने बताया आपको resolve.conf में होती है, ठीक है। फिर यहाँ से डीएनएस फॉरवर्डिंग होके वो हमें हमारा जो आईपी है वो हमारे पास लाके देता है। अब ये डीएनएस फॉरवर्डिंग में क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है, सो वो एक बार समझते हैं। सो जब डीएनएस फॉरवर्डिंग होती है, सो बेसिकली क्या होता है, डीएनएस में एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसे हम कहते हैं फॉरवर्डर्स। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता है कि google.com का आईपी क्या है, तो यार किसी और से हम पूछ ही सकते हैं। तो ये डीएनएस वही करता है, ये क्या करता है, मुझे नहीं पता है, किसी और डीएनएस के पास जाओ, उससे ढूंढ के लाओ, ठीक है। अब किसी और के पास मतलब क्या है, वो आईपी भी उसमें फिक्स किया होता है, ठीक है। सो वो उस डीएनएस के पास जाएगा, और वापस से यही जो सिस्टम है कि कैशे में चेक करेगा, आगे डीएनएस में भेजेगा, ये चीज़ें चलती रहती है जब तक कि हमें वो रिकॉर्ड ना मिल जाए, ठीक है। इस तरह से ये चलता है। सो ये क्या करेगा, फॉरवर्डिंग करेगा, ठीक है, टिल रूट डोमेन्स। तो इसकी थियोरेटिकल क्वेरी जो है वो जाती है रूट डोमेन्स के पास। सो टोटल 13 रूट डोमेन्स है, ठीक है। सो रूट डोमेन्स कौन से हैं, जैसे कि .com हो गया, .go हो गया, ठीक है, या फिर .uk हो गया, जैसे है, ठीक है। सो इस तरह से 13 रूट डोमेन्स हैं। तो जब ये फॉरवर्डिंग होगा, ये फॉरवर्ड होके जैसे हमारा google.com है, ठीक है, www.google.com है, तो पहले ये जाएगा कॉम के पास, ठीक है। कॉम सर्वर के पास ये जाएगा, कॉम सर्वर को पूछेगा कि google.com की एंट्री का है। तो बेसिकली कॉम के पास सिर्फ गूगल की एंट्री होती है, www की नहीं होती है। तो गूगल हमें बताएगा कि भाई गूगल की एंट्री कहाँ है, ठीक है, तो ये हमें भेजेगा गूगल के पास। और बेसिकली गूगल को पता होगा www को रिकॉर्ड क्या है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे डीएनएस को रिवर्स होगा। बस यही कनेक्शन जो है वो कंटिन्यू बनते रहता है, और हमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है। अब इसमें कितना टाइम होता है, ठीक है, और वो टाइम हम कैसे मैनेज करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉम को पूछा कि गूगल की एंट्री क्या है और www की एंट्री क्या है, और हमें एक रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, एक आईपी हमें हमें मिलता है, ठीक है।
बट अगर ये चेंज हो जाता है तो फिर क्या होगा, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइम के बाद गूगल ने सोचा कि यार ये आईपी जो है चेंज करना है, उन्होंने चेंज कर दिया तो क्या होगा। सो ये जो रिकॉर्ड है ये टीटीएल के हिसाब से चलता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट का इसमें टीटीएल है। सो google.com की जितनी भी क्वेरीज इंटरनेट में होंगी उतनी 5 मिनट तक सेम कॉपी होती रहेगी, मतलब वो कैशे से वही आती रहेगी। जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे वो वापस से रूट डोमेन के पास जाके जो प्रोसेस करनी है वो प्रोसेस वापस से कंटिन्यू होगी, ठीक है। और जो नया आईपी आया है वो पूरे इंटरनेट में फिर से फैल जाएगा। इस तरह से ये नए आईपी को रोल आउट करते हैं। जो भी डीएनएस के चेंजेस है वो टीटीएल के हिसाब से चलते हैं। सो टीटीएल का जो फुल फॉर्म है उसे बोलते हैं टाइम टू लीव, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट होता है 300 सेकेंड्स तक। सो रिकॉर्ड्स कितने टाइप के होते हैं। सो सी नेम रिकॉर्ड है, ठीक है। ये क्या करता है, ये डोमेन टू डोमेन कनेक्शन देता है, ठीक है, डोमेन टू डोमेन। उसके बाद में आता है ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड क्या करता है, डोमेन टू आईपी करता है, ठीक है। ये IPv4 होता है। फिर उसके बाद आता है क्वाड ए रिकॉर्ड, ठीक है। ये क्या करता है, ये डोमेन टू आईपी करता है बट ये IPv6 होता है, ठीक है। उसके बाद एलियास रिकॉर्ड। एलियास रिकॉर्ड जो है वो सेम सी नेम ही है। AWS में इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग है। इसमें इसको नेकेड डोमेन बनाया हुआ है, जैसे कि google.com जिसमें होस्ट नेम वाली एंट्री नहीं है तो ये नेकेड डोमेन हो गया। जब हम उसको www.google.com डालते हैं तो हम सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। इसके बाद होता है पॉइंटर रिकॉर्ड, ठीक है। ये मोस्टली AD में यूज़ होते हैं, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़ होते हैं। उसके बाद होते हैं टेक्स्ट रिकॉर्ड, उसे हम TXT रिकॉर्ड्स बोलते हैं। सो TXT रिकॉर्ड्स जो है नॉर्मली एक इंफॉर्मेटिव रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इंफॉर्मेटिव रिकॉर्ड होता है जिसमें सिर्फ एक कोई तो स्ट्रिंग डाली हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो तो सर्टिफिकेट की अथॉरिटी जो है वो आपको एक रिकॉर्ड देगी, ठीक है। वो आपको एक टेक्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट करना होता है। तो जब आप उसको क्वेरी करोगे तो आपको वो एक पर्टिकुलर चीज़ रिस्पॉन्स में मिलेगी। उसको वो वेरीफाई करेंगे और इससे ये पता चल जाएगा कि वो डोमेन आपका ही है। सो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो TXT रिकॉर्ड्स में देते हैं। सो इस तरह से कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेरीज, ठीक है। सो दो तरह की क्वेरी होती है, एक होती है डायरेक्ट क्वेरी और एक होती है रिकर्सिव क्वेरी, ठीक है। बेसिकली डायरेक्ट क्वेरी क्या होती है, जब हम कोई कमांड रन करते हैं जैसे NSLOOKUP है, ठीक है, डायग है, ठीक है, इस तरह के जो कमांड्स हम रन करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर DNS को टारगेट करके उसको वो क्वेरी भेजते हैं। तो हम एक सीधा KBC वाला सवाल पूछते हैं कि आपको www.google.com का IP पता है क्या। उसके दो आंसर होंगे, या तो यस या तो नो। सो वो अप फ्रंट होंगे। DNS आपको सीधे ही बता देगा कि यस आई नो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। अगर नहीं है तो वो मना कर देगा सीधे सीधे। वो कहीं फॉरवर्डिंग नहीं करेगा, कहीं भी इंटरनेट में नहीं जाएगा, किसी को भी नहीं पूछेगा, सीधा बता देगा कि मुझे नहीं पता है। सो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेरी, ठीक है। यह है यस और नो, ठीक है। अब आता है रिकर्सिव क्वेरी। बेसिकली रिकर्सिव क्वेरी क्या है, यही जो फॉरवर्डिंग जो हो रही है इसी क्वेरी को हम बोलते हैं रिकर्सिव क्वेरी। सो हम DNS को बोलते हैं यार मुझे www.google.com का IP पता नहीं है, तो या तो आप बता दो, ठीक है, या तो कहीं से ढूंढ के लेके आओ, ठीक है। सो इस तरह से रिकर्सिव क्वेरी चलती है, इसमें फॉरवर्डिंग होती है, ठीक है। सो अब अगर मुझे मैन्युअली किसी डोमेन का IP लेना है तो मैं कैसे ले सकता हूँ। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, NSLOOKUP करके जो है एक कमांड होता है। सो मैं जब NSLOOKUP करूँगा जैसे www.google.com तो मुझे यहाँ पे डिटेल मिल जाएंगी जैसे कि सर्वर और एड्रेस। सो बेसिकली ये जो है ये मेरे DNS का IP है, ठीक है। यहाँ से मुझे क्वेरी आ रही है, ठीक है, मतलब मेरे क्वेरी का रिस्पॉन्स आ रहा है।
और ये एड्रेस है। लास्ट में जो 53 लिखा है इसका मतलब ये है कि ये 53 पोर्ट पे है, ठीक है, और ये यूडीपी पोर्ट होता है। तो यहाँ से मुझे रिस्पांस मिल रहा है। अब इसने मुझे बोला नॉन अथॉरिटेटिव आंसर, ठीक है। सो www.google.com और यह एड्रेस आ गया 142.251.4268। सो ये उसका एक आईपी एड्रेस है। सो ये बेसिकली ए रिकॉर्ड की तरह है। अब ये जो आंसर आया है नॉन अथॉरिटेटिव आंसर, ठीक है, सो ये क्वेरी कहीं से तो कैश्ड होके आई है, ठीक है। सो इसमें एक सर्वर होता है जिसे हम बोलते हैं अथॉरिटेटिव सर्वर, ठीक है। सो अथॉरिटेटिव सर्वर जो है ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है। सो जो हम बोलते हैं गो डैडी पे जाके हमने एक रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है, या कहीं और जाके हमने एक रिकॉर्ड बना दिया, तो वो उसका अथॉरिटेटिव सर्वर होता है, जहाँ से इस सर्वर की अथॉरिटी स्टार्ट होती है। इसके ऊपर दो बेसिक से रिकॉर्ड्स होते हैं जो जब भी हम कोई डीएनएस खरीदते हैं या बनाते हैं तो वो दो रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं। वो है एसओए रिकॉर्ड्स, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, और एक होता है एनएस जो उसके नेम सर्वर्स होते हैं, ठीक है। ये दो आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, ये प्राइवेट डोमेन हो या पब्लिक डोमेन हो, ये दोनों मिलते हैं। सो जो टीटीएल की जो मैंने बात आपको बोली है, तो टीटीएल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एसओए रिकॉर्ड में होती है। सो बेसिकली एसओए रिकॉर्ड में ये होता है कि टीटीएल कितना होगा, इसका प्राइमरी डोमेन कौन सा है, सेकेंडरी डोमेन कौन सा है, और भी उसकी जो मेटा डेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो एसओए रिकॉर्ड में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी आपको डीएनएस को माइग्रेट करना होता है तब भी ये ही रिकॉर्ड हमें हेल्प करता है। सो जब हम उसके नेम सर्वर्स चेंज करते हैं, सो नेम सर्वर्स बेसिकली अथॉरिटेटिव सर्वर्स की डिटेल्स होती है। जब आप किसी डीएनएस को माइग्रेट करते हैं तो आप अगर नेम सर्वर्स को माइग्रेट कर देंगे तो उसके जो भी चिल्ड्रन रिकॉर्ड्स है, ए रिकॉर्ड, सी नेम, वो भी अपने आप प्रोपेगेट होके उस वाले सर्वर पे आ जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से इसका थोड़ा माइग्रेशन ईजी हो जाता है। सो अथॉरिटेटिव सर्वर ने अगर रिस्पॉन्स किया है तो वो अथॉरिटेटिव रिस्पॉन्स होता है, बट हमें जो रिस्पॉन्स नॉर्मली मिलता है वो कैश्ड होता है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर सर्विसेज है या पॉपुलर वेबसाइट्स है जो लोग अक्सर एक्सेस करते रहते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस डोमेन के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, ठीक है। सो ये भी हम लोग देख सकते हैं। सो जैसे कि हु इज़ google.com, सो हमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। सो ये एक फ़ाइल में अभी ओपन हो गया है। सो इसमें आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे ये IANA है। सो दिस इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द डीएनएस, ताकि कोई डीएनएस डुप्लीकेट ना हो, कोई चुरा ना ले या कुछ इशू ना हो जाए। सो ये सारी चीज़ें जो है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है IANA, ये जो है पूरा देखते हैं। उसके बाद इसमें एक आई कैन करके भी होता है जो मोस्टली डीएनएस रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है या जो भी वर्किंग है उसके ऊपर थोड़ा सा वॉच रखते हैं। सो यहाँ पे आपको जो डिटेल मिली है ये नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसने आपको ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न दी है वगैरह, या इसका मेटा डेटा है। उसके बाद जो हम डोमेन नेम ढूंढ रहे हैं जैसे google.com, सो उसका स्टेटस क्या है, उसकी डिटेल्स वगैरह जो है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो अब ये गूगल जैसे एक बड़े डोमेन की डिटेल्स है तो इसमें बहुत सारी डिटेल आएंगी, बट आप कोई भी एक छोटे डोमेन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर ढूंढोगे तो आपको उसके ओनर्स वगैरह, उनके कॉन्टैक्ट, कंप्लेंट ईमेल वगैरह जो है सब यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये है आई कैन जो मैंने आपको बोला, ICANN। सो मोस्टली दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमेन नेमिंग सिस्टम्स। ओके, सो इसमें एक और कमांड है जिसको हम बोलते हैं डायग
करके जो है एक तरह से। सो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा डायग्नोस्टिक्स के लिए, थोड़ा डायग्नोस्टिक्स के लिए होता है। सो इसमें भी आपको एक पूरा रजिस्टर मिल जाता है, ठीक है, कि आपको क्या वैल्यू आने वाली है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये google.com है, ठीक है। सो इसमें आपको पूरा एक रजिस्टर मिल जाता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि एक google.com की हमने डिटेल डाली है। सो जिसमें 149 उसका जो वेटेज की तरह होता है, उसके बाद में ए रिकॉर्ड है, ठीक है, और उसका जो आईपी है, ठीक है। और हमें यहाँ पे ये भी लिख के आता है कि कौन से सर्वर ने हमें क्वेरी मतलब इस क्वेरी का आंसर दिया है वगैरह। सो ये बेसिक बेसिक कुछ डिटेल्स है जो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। सो एन एस लुकअप जो डायग्नोस्टिक की कमांड्स है, ये आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, तो इससे आपको डी एन एस के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करने के लिए ईजी हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दो और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।